आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक भूगोल के अध्याय नंबर 4 कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि, जिसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? एग्रीकल्चर। ये दो शब्दों से मिलके बना है, एग्रो प्लस कल्चर। एग्रो प्लस कल्चर। यहाँ एग्रो का मीनिंग होता है भूमि और कल्चर का मीनिंग होता है जुताई या तैयार करना। तो इस प्रकार जो हमारी कृषि है उसका अर्थ बनता है कि भूमि को फसल की बुआई करने के लिए तैयार करना। अर्थात जिस भूमि को हम फसल की बुआई करने के लिए तैयार करते हैं उस भूमि के ऊपर की जाने वाली कार्य प्रणाली क्या कहलाती है? खेती कहलाती है, कृषि कहलाती है। कृषि आदिम जमाने से ही पूरे विश्व में की जा रही है। अगर हम खेती की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि पिछले 1000 वर्षों से खेती हो रही है या केवल भारत में ही खेती हो रही है। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा कोना नहीं है इस भूमि का जिसके ऊपर खेती ना की जाती हो। इस पाठ के अंतर्गत हम भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि भारत की कृषि कैसी है, कितने प्रकार की है, कौन कौन सी यहाँ फसली ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल है, कौन कौन सी मुख्य व्यापारिक फसलें हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्य मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं और भारतीय किसानों को फसलों के उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से किस प्रकार का सहयोग मिलता है, खेती को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। भारत को अगर हम देखें तो 70% से ज़्यादा जनसंख्या, भारत की 70% आबादी किस पे निर्भर करती है? खेती पर निर्भर करती है। 70% जो लोग हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। लोगों के जो रोजगार हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? खेती से। और आज भी देश की जो विकास दर है उसमें खेती का बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं जो हमारी खेती है, ये 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। कितने प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है मानव के द्वारा? 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया वो होती है कि जिसके करने से मानव को किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और थर्ड आता है हमारे पास तृतीयक क्षेत्र। और जो तृतीयक क्षेत्र है इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? सेवा क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। तो कृषि जो है वो किस में आती है? प्रारंभिक क्षेत्र में आती है।
यानी कि वो क्रिया जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से जुड़ी हुई है, जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करते हैं। जैसे कि खेती करते हैं तो ज़मीन के ऊपर सीधी खेती की जाती है, पानी के अंदर मत्स्य पालन किया जाता है। यानी कि कहने का भाव ये कि जहाँ पर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूँ प्राथमिक उत्पाद है, उससे आटा बना लें, उससे डबल रोटी बना लें, उससे बिस्कुट बना लें, तो वो कौन सा है? द्वितीयक। इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीयक में जो वस्तुएं बन जाती है उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो सारे किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। इनको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो कृषि है वो हमारी कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। और कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। खाद्यान्न फसलों के साथ साथ खेती क्या करती है? एक तो खाद्यान्न फसलें पैदा करती है, और दूसरी उद्योगों के लिए क्या करती है? कच्चा माल भी पैदा करती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती है। जो भी उद्योग हैं उनके अंदर कच्चा माल क्या करती है? वो पैदा करती है। ध्यानपूर्वक अगर हम इसको देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से इन प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। ये देखिए, हमारे पास पहला जो पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है वो आता है, क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो देखो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। फर्स्ट कौन सा है? पटसन उद्योग। इसको जूट कहाँ से मिलती है? कृषि से। दूसरा है चीनी उद्योग। इसे गन्ना कहाँ से मिलता है? खेती से। तीसरा है सूती कपड़ा उद्योग। इसको कपास कहाँ से मिलती है? खेती से मिलती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है कृषि के प्रकार, कि जो भारत है उसमें जो कृषि की जाती है वो कितने प्रकार की है। तो अगर किसी भी भूभाग के ऊपर जो खेती हम करते हैं उसका जो उद्देश्य होता है उसके आधार पर भारत के अंदर हम दो प्रकार की खेती करते हैं। जो किसान अपनी भूमि के ऊपर जिस किसी उद्देश्य को लेकर के खेती करता है उसके आधार पर, दूसरा जिन यंत्रों के सहारे वो खेती करता है उसके आधार पर, हम भारतीय खेती को कितने भागों में बांटते हैं? दो में। वो कौन कौन सी हैं? क्योंकि जो कृषि जो है वो प्राचीन काल से की जा रही है, बार बार ये बातें आपके सामने आती रहेगी। और पिछले जो 1000 वर्षों में, 2000 वर्षों में जो खेती के अंदर अंतर आया है या उसमें जो सुधार हुए हैं उसका कारण है भौतिक पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। तो उसके साथ साथ खेती करने की जो विधि थी उसमें भी बदलाव आए। भारत के अंदर जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि में अनेक प्रकार की खेती करते हैं हम। तो भारत में मुख्यतः दो प्रकार की खेती है। एक तो कौन सी है? जीविका निर्वाह खेती, और दूसरी कौन सी है? व्यापारिक। फर्स्ट तो कौन सी है एक्सप्लेन करूंगा मैं इनको बहुत अच्छे से। पहली तो कौन सी होगी? जीविका निर्वाह। दूसरी कौन सी हो गई? व्यापारिक। अब इनको करने के तरीके के आधार पर हम दो भागों में और डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो कौन सी होती है? विस्तृत खेती। कौन सी होती है? विस्तृत खेती। और जो दूसरी होती है वो गहन खेती। तो हमारे पास खेती के कितने प्रकार हैं? 4 हैं यहाँ। जीविका निर्वाह, व्यापारिक खेती, विस्तृत खेती और गहन खेती। तो हम पहली पे आ रहे हैं यहां। जीविका निर्वाह खेती कौन सी होती है? जीविका निर्वाह वाली। इसमें क्या होगा? जीविका जो निर्वाह खेती है उसमें
कैसे खेती की जाती है? इसमें क्या होगा, छोटी भूमि पर जब किसान छोटी जोत में, छोटी जोत का मतलब थोड़ी भूमि में, पुराने हलों से, पुराने हलों से जो लकड़ी के बने होते थे, पुरातन खेती करता है, प्राचीन तरीके से, पुरातन तरीके से खेती करे, उस खेती को क्या कहते हैं? जीविका निर्वाह खेती। जिसके अंदर व्यक्ति खुद, उसके परिवार के सदस्य कोई ज़्यादा उन्नत बीज का इस्तेमाल नहीं करते, किसी प्रौद्योगिक यानी कि तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, पुराने जो है उनके पास लकड़ी के जो हल होते हैं उनसे खेती करते हैं, और केवल अपने परिवार के सदस्यों का ही क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं। इस प्रकार की जो खेती होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? मानसून के ऊपर, उस भूमि की उर्वरता शक्ति के ऊपर, और जिस क्षेत्र में फसल उगाई जाती है वहाँ की जो पर्यावरण परिस्थिति है उसके ऊपर निर्भर करती है। ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं? जीविका निर्वाह खेती। इस जीविका निर्वाह खेती में कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा खेती की जाती है। उस तरीके में पहला जो तरीका है वो यहाँ दिया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन का मतलब होता है काटना। किसको काटते हैं? वनों को। किसको काटोगे? वनों को। दहन का मतलब होता है जलाना। किसको जलाओगे? उन वनों के अवशेषों को, पत्ते हैं उसके, टहनियाँ हैं उसकी। अर्थात जब किसान किसी वन वाली भूमि के वनों को साफ करके, उनके अवशेषों को जला करके, उसकी जो राख होती है उसके अंदर मानसून आने पर बीज क्या कर देता है? बो देता है। उस खेती को कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली, अर्थात झूम खेती भी कहा जाता है इसे। कौन सी खेती कहा जाता है? झूम खेती। इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। कौन सी खेती कहते हैं? स्थानांतरित। यानी कि उस जिस स्थान पर उसने वन काटा है वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल खेती करेगा, फिर उस भूमि को खाली छोड़ देगा और दूसरे स्थान पर चला जाएगा, अपना स्थान क्या कर लेगा? बदल लेगा। अब वो क्यों बदल लेगा? ताकि कुछ समय बाद उस भूमि की उर्वरता शक्ति क्या हो जाए? वापिस से लौट आए। क्योंकि ना तो वो उर्वरकों का प्रयोग करता है जो रासायनिक होते हैं, ना ही वो जो प्राकृतिक खाद होती है उसका इस्तेमाल करता है, और ना ही वो उन्नत बीजों का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए जो उत्पादन है वो क्या होता है? कम। ये लाइन पढ़िए आप। कृषि में उत्पादकता क्या है? कम होती है। क्यों? क्योंकि ना किसान उर्वरक का इस्तेमाल करता है और ना ही किसका प्रयोग करता है? तकनीक का। और ये जो खेती है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वांचल में की जाती है। कहाँ की जाती है? पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है। कहाँ? असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, वहाँ इसको क्या कहते हैं? झूम खेती। फिर जो पठारी क्षेत्र है वहाँ भी की जाती है। मणिपुर में इसको पामलू बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ इसको क्या बोला जाता है? दीपा। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये तीनों, बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान देना है आपको। उसके बाद हम पहुंचते हैं वाणिज्यिक कृषि के ऊपर। अभी तक तो हमने किसके बारे में पढ़ा? जीविका निर्वाह खेती। वाणिज्यिक जो खेती होती है इसके अंतर्गत उल्टा कर दीजिए, अच्छे उर्वरक, अच्छी खाद और अच्छे बीज, इनका इस्तेमाल करके, और इसके साथ साथ में खरपतवार नाशक और कीटनाशक और पीड़क नाशक, इन सभी का उच्च स्तर पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है।
ताकि अधिक से अधिक क्या लिया जा सके, उत्पादन किया जा सके और उत्पादित फसल को बाजार में बेचा जाता है। यहां जो उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन किसके लिए किया जाता है, व्यापार के लिए। यानी कि यहां बाजारी फसलों का उत्पादन होता है, बाजारी फसलों का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो हम बात करेंगे कि कौन सी वाणिज्यिक फसल है, तो गन्ना है। कौन सी फसल है, वाणिज्यिक फसल है। जूट है, कौन सी फसल है, वाणिज्यिक फसल है। अब बात आ जाती है कि वाणिज्यिक फसल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसे हरियाणा में तो अगर हम बात करें चावल की तो ये वाणिज्यिक फसल है, और यदि हम उड़ीसा में चले जाएं तो उड़ीसा की कौन सी फसल है, ये खाद्यान्न है। अलग अलग क्षेत्रों में व्यापारिक जो फसलें होती, वाणिज्यिक जो फसलें होती है उसमें अंतर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वाणिज्यिक जो खेती है इसी का एक रूप है। कौन सा रूप है, रोपण खेती। रोपण खेती में क्या किया जाता है, एक ही प्रकार की जो फसल है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में बोई जाती है। जैसे गन्ना है, रबड़ है, चाय है, कॉफी है। ये सारी की सारी कौन सी है, रोपण खेती की फसलें हैं। यानी कि वो फसलें जिसमें पौधे को रोपा जाता है, जमीन को तैयार करके पौधे को रोपा जाता है। जो हमारा चावल है वो भी क्या है, रोपण खेती में आता है। तो रोपण जो खेती होती है उसके अंदर जो उत्पादन होता है वो उद्योगों के लिए होता है। तो रोपण जो खेती है, देखिए उद्योग और कृषि के बीच एक क्या है, इंटरफेस है, अंतरापृष्ठ है। और रोपण कृषि हमेशा व्यापक क्षेत्र में की जाती है और इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता। क्योंकि जो जीविका निर्वाह खेती थी उसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं थी और ना ही ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। तो भारत के अंदर ये जो खेती है रोपण, ये कौन सी है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल के अंदर चाय बोई जाती है। कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। और रोपण कृषि में उत्पादन हमेशा किसके लिए होता है, बाजार के लिए होता है। किसके लिए होता है, बाजार के लिए। उसके बाद हमारे पास दो और बचती हैं। कौन सी थी, गहन जीविका खेती। कौन सी खेती, गहन जीविका खेती। इसमें क्या होता है, जहां भूमि की जोत छोटी हो, भूमि का आकार छोटा हो और जनसंख्या जब वहां ज्यादा होगी तो अधिक उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, जोत का आकार जहां छोटा हो, रासायनिक खाद व उन्नत बीज व सिंचाई के द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा किया जाए, उसे कौन सी खेती कहते हैं, गहन जीविका खेती। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने की वजह से जोतों का आकार क्या हो गया, कम, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन क्या करना पड़ता है, जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज़्यादा। तो वो कैसे होगा, उन्हीं छोटे खेतों के ऊपर अत्याधुनिक हम क्या करेंगे, खाद बीज जो हमारे पास है उनका इस्तेमाल करते हुए प्रति हेक्टेयर हम उत्पादन क्या लेंगे, ज़्यादा, और जिसके अंदर मानव श्रम का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। कौन सा श्रम का इस्तेमाल होगा, मानव, यांत्रिक नहीं होगी, ये यांत्रिक नहीं होगी, यंत्रों का इस्तेमाल इसमें क्या किया जाएगा, कम। अब हमारे पास एक और खेती आती है जिसका नाम है विस्तृत। अब ये नाम से ही है, जो एक बहुत बड़े भूभाग पर की जाती है, बड़े भूभाग पर यंत्रों के द्वारा। किसके द्वारा, यंत्रों के द्वारा। मानव श्रम की वहां पर आवश्यकता नहीं होती है, यंत्रों के द्वारा वहां पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। उत्पादन इसमें क्या होता है, कम होता है, जबकि गहन खेती में उत्पादन क्या होता था, ज्यादा होता था। ये तो थे हमारे पास कृषि के प्रकार।
अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सस्य प्रारूप, कि जो भारत है उसके अंदर जो फसलें बोई जाती हैं, सस्य का मतलब होता है फसल, सस्य का मतलब क्या होता है? फसल। जो हम खेती करते हैं उसको क्या बोला जाता है? फसल बोला जाता है। और प्रारूप का मतलब यहाँ हुआ कि भारत में जो ऋतुएं आती हैं, जो जलवायु परिवर्तन होता है, उसके अनुसार भारत के अंदर 3 प्रकार की फसली ऋतुएं हैं। कितने प्रकार की फसली ऋतुएं हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? रबी की, दूसरी खरीफ की, और तीसरी हमारे पास कौन सी आती है? जायद। जो रबी की हमारे पास फसल होती है वो क्या होती है? सर्दी जब शुरू होती है तब तो बोई जाती है। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपको। ये रबी की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है? जब सर्दी शुरू होती है, सर्दियों की शुरुआत में। तो करीबन करीबन अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में क्या की जाती है? काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। उस फसल को हम क्या कहते हैं? रबी की फसल। इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी हमारे पास? चना है, सर्दियों में बोया जाता है। सरसों है, सर्दियों में बोई जाती है। गेहूं जो है वो सर्दियों में बोई जाती है। इसका उल्टा कर दो, खरीफ की जो फसल है, कौन सी फसल है? खरीफ की। ये कब बोई जाती है? गर्मियों में बोई जाती है। यानी कि जो मानसून का जब समय शुरू होता है उस टाइम ये बोई जाती है, गर्मियों में बोई जाती है, और सर्दी की शुरुआत में काट ली जाती है। सर्दी की शुरुआत में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। अब इसके जो अगर टाइम आप देखोगे तो कौन सा आ जाएगा? हम ये अप्रैल, मई और जून 3 महीने होते हैं इसके बोने के। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में तो इसकी बुआई की जाती है। और सितंबर से लेकर के और करीबन करीबन नवंबर तक इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। इसको हम कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ की। इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? कपास है, गंवार है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है। ये जो फसलें हमारी है ये सारी कब बोई जाती है? खरीफ के समय में। उसके बाद में रबी की जो फसल हम बोते हैं उसको जब हम काट लेते हैं, रबी की फसल की जो कटाई हो जाती है, कटाई वह खरीफ की फसल की बुआई के बीच, खरीफ की फसल की बुआई के बीच जो फसल बोई जाती है, जो फसल हम क्या करते हैं? बोते हैं। यानी कि थोड़ा सा टाइम आता है कि हमने मार्च में सरसों की फसल काट ली। किसकी फसल काट ली? सरसों की। और हमें उस खेत के अंदर मई या जून के अंदर गंवार की बिजाई करनी है। तो कितने महीने का टाइम है हमारे पास? मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है और मई का महीना, यानी कि 3 महीने हैं हमारे पास। इन 3 महीनों के दौरान अगर हम उस खाली खेत के अंदर किसकी खेती कर लें? तरबूज की कर लें, घिया लगा लें, खरबूजा लगा लें, या खीरा लगा लें, इन फसलों को क्या बोला जाता है? जायद फसल। क्या बोला जाता है? जायद फसल। तो ये हमारे पास 3 प्रकार की थी। ये देखो तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दी है, रबी, खरीफ और जायद। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आ जाता है मुख्य फसलें, कि जो भारत है उसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें बोई जाती है। इसके बारे में हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।